हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12th का यूनिट नंबर 7 का वीडियो नंबर 18। तो बेटे ये 7वीं यूनिट का 18वां वीडियो है। और इससे पहले 17 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 7 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे। तो आज का हमारा टारगेट है हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसका अणु सूत्र होता है HCl। तो बेटे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाने की विधि सीखेंगे कि उसका विरेचन कैसे होता है, और बेटे उसके गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके उपयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। और फिर हम करेंगे बेटे हैलोजन्स के ऑक्सो अम्ल, कि जो हैलोजन्स के ऑक्सी एसिड्स होते हैं उनके कौन कौन से ऑक्सी एसिड्स हमारे कोर्स में हैं, जिन्हें हमें समझना है। उसके बाद बेटे हम पढ़ेंगे अंतरा हैलोजन यौगिक, या आप कह सकते हो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। और बाद में हम करेंगे बेटे एनसीईआरटी के क्वेश्चन, जो हमारे इन टॉपिक से रिलेटेड होंगे। ठीक है बेटे। तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हमें बात करनी है हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में। आपको सबको पता होना चाहिए बेटे, हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है। क्या है? गैस। पर जब इस हाइड्रोजन क्लोराइड को आप पानी में घोल देते हो, इसका एक विलयन बना देते हो पानी में, तो हम उसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या कहते हैं बेटे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका अणु सूत्र होता है बेटे HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड का अणु सूत्र क्या होता है? HCl। तो हमें सीखना है कि आप यदि प्रयोगशाला में HCl बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो बेटे हम बात करेंगे कि HCl का विरचन हम कैसे करते हैं। ठीक है बेटे। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप NaCl को सांद्र या कंसंट्रेट कह दो, सांद्र H2SO4 के साथ, सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर HCl प्राप्त होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना कह के इसे यहां कहेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो आप क्या करोगे? NaCl को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करोगे। जैसे मैं आपको कह दूं कि ये तो NaCl है और यहाँ लिख रहा बेटे मैं H2SO4। ध्यान से देखेंगे सब बच्चे, देखो H2SO4 ही तो लिखा बेटे, H बॉन्ड HSO4। और ध्यान रखना है कि ये कंसंट्रेट है। कैसा है? सांद्र। यदि आप इन्हें गर्म करोगे तो क्या होगा? आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यदि आपने इसे 420 केल्विन पर गर्म कर दिया है, कितने पर? 420 केल्विन पर, तो यहां से तो एक निकलेगा Cl और यहां से निकलेगा एक H। तो ये क्या निकला बेटे? HCl। और साथ में बना सोडियम बाई सल्फेट। तो एक तो बनता है सोडियम बाई सल्फेट और साथ में बनता है HCl। तो एक स्टेप तो ये हुआ। अब जो आपका ये NaCl है, बर्तन में पड़ा हुआ और भी NaCl, वो बेटे सोडियम बाई सल्फेट के साथ भी क्रिया कर सकता है। NaHSO4 इसके साथ यदि क्रिया करता है तो इस बार दूसरा बॉन्ड तोड़ने के लिए कुछ ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, जिसे मैं लिख सकता हूं 823 केल्विन। तो यदि 420 केल्विन पे आपका बर्तन है, जिस बर्तन में आप इन्हें गर्म कर रहे हो, तो केवल रिएक्शन H2SO4 का एक H पॉजिटिव आयन रिमूव होगा, अलग होगा, और इस तरह HCl आपको मिलेगा। पर यदि उसी बर्तन का टेम्परेचर आपने कर दिया है 823 केल्विन, तो क्या होगा बेटे कि इसमें से एक Cl और इसमें से एक H और निकल जाएगा यहां से। समझ रहे ना आप? तो यहां से H और यहां से Cl। अब देखो क्या बचा हमारे पास? Na2SO4। ये बचा हमारे पास Na2SO4 और साथ में क्या बना? HCl। ठीक है।
इस तरीके से आपको रिएक्शन 2 स्टेप में दिखाना है। पर कुछ बच्चे इस रिएक्शन को ऐसे भी दिखा देते हैं। देखो जरा ध्यान से, क्या करते हैं कि 2 अणु NaCl के लिए हमने ये ले लिए, 2 अणु NaCl के, और इसका रिएक्शन हमने कराया H2SO4 के साथ। क्या मैं H2SO4 को ऐसे लिख सकता हूं? और बर्तन का, जिस बर्तन में आपने इन दोनों को भर रखा है, उस मिक्सचर का ताप 823 केल्विन या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो हम इस तरीके से दिखा सकते हैं कि दोनों ही H2SO4 के H आयन एक साथ रिमूव हो जाते हैं और हमारे पास बनता है Na2SO4। क्या बना बेटे? Na2SO4 प्लस 2 अणु किसके बने बताओ? HCl और HCl, 2 अणु बनते हैं HCl गैस के। ठीक है बेटे, ये बात आपको समझनी है। बस इसमें एक बात ये समझनी कि ये जो H2SO4 हम यूज करते हैं, ये H2SO4 बेटे कंसंट्रेट होना चाहिए, सांद्र H2SO4 होना चाहिए। तो चाहे तो आप ये 2 स्टेप दिखा दो जो मैंने ऊपर दिखाए, पहला स्टेप और दूसरा स्टेप, पहला 420 केल्विन पर और दूसरा 823 केल्विन पर, और या फिर आप दिखा सकते हो एक सिंगल स्टेप। ठीक है बेटे, चलो अब HCl के भौतिक गुणों की बात करते हैं। भौतिक गुण ध्यान से समझेंगे बिल्कुल। भौतिक गुण में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि HCl एक रंगहीन, मतलब कुछ बच्चे सोचते हैं कि HCl क्या है? द्रव है। ठीक है, पर बेटे HCl सामान्य रूप से द्रव नहीं होती है। HCl एक रंगहीन तथा तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। ध्यान रखोगे आप, तीक्ष्ण गंध वाली क्या है? गैस है। ये चीज सब बच्चों को पता होनी चाहिए कि आप HCl को जब बनाओगे तो गैसीय अवस्था में आपको प्राप्त होगी। ठीक है बेटे। अच्छा, एक चीज और है कि ये जो HCl है ना बेटे, ये सरलता से द्रवित हो जाती है, सरलता से द्रवित हो जाती है। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी गैस के सरलता से द्रवित होने के 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये हो सकता है कि उसका क्रांतिक ताप बहुत ज्यादा हो, और बेटे दूसरा कारण हो सकता है कि उसके अणुओं के बीच जो वंडरवाल आकर्षण बल लगता है, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, वो बहुत ज्यादा हो। ठीक है बेटे, ये 2 ही कारण हो सकते हैं जब कोई गैस आसानी से द्रव में बदल जाती है। ठीक है बेटे, और यदि आप इसे द्रवित करोगे तो ये कलर लेस रहेगी, रंगहीन लिक्विड हमें मिलेगा। पर यदि और ज्यादा ठंडा करोगे ना, तो मैं लिख दूं यहां और अधिक ठंडा करने पर, भाई द्रव में तो आपने बदल दिया, और अधिक ठंडा करने पर सफेद ठोस में बदल जाती है। ठीक है बेटे, कि यदि आप इसे और भी ज्यादा ठंडा करोगे, भाई द्रव में तो बदल गई थी आराम से, पर यदि और भी ज्यादा ठंडा करोगे तो सफेद रंग के ठोस में बदलेगी। ठीक है। अच्छा, एक बात और बताऊं, ये जो HCl गैस है ना बेटे, मैं लिख दूं यहां, HCl गैस जल में घुलनशील होती है। एक ये बात आपको ध्यान रखनी है, जल में घुलनशील होती है। रखोगे ना ध्यान? तो ये इसके बेटे भौतिक गुण हैं HCl के, जो हमें याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे यहां से रासायनिक गुण। ये लिख दिया मैंने, रासायनिक गुण, या आप इन्हें केमिकल प्रॉपर्टीज भी कह सकते हो, आपकी मर्जी है। चाहे तो आप रासायनिक गुण कहो और चाहे आप कहो केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है बेटे, तो रासायनिक गुण में सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं जल में घुलनशीलता, कि HCl गैस जल में घुलकर
क्या प्रभाव दिखाती है कि क्या चीज बनेगी और उसका नेचर कैसा होगा जब HCl को आप जल में घोल दोगे। ध्यान से समझेंगे बेटे सब। देखो मान लो आपके पास HCl है और HCl गैस को आप घोल रहे हो जल में। तो जब HCl गैस को जल में घोलते हो तो होता क्या है कि HCl एक प्रोटॉन या H पॉजिटिव आयन दे देता है इसे H2O को। यहाँ बनता है H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। इसने अपना क्या दिया, H पॉजिटिव आयन दिया इसे H2O को, तो हाइड्रोनियम आयन बना। और हाइड्रोनियम आयन बनने के साथ साथ आपको पता है कि यहाँ तो Cl नेगेटिव बचा होगा। क्या बचा होगा बेटे, Cl नेगेटिव। ठीक है, ये Cl नेगेटिव बचा। तो ये जो हाइड्रोनियम आयन है, इस हाइड्रोनियम आयन से हमें एक बात पता चल रही है कि जो विलयन हमारे पास बनेगा, जो प्राप्त होगा HCl गैस को पानी में घोलने पे जो विलयन प्राप्त होगा, वो विलयन बेटे अम्लीय होगा। मैं लिख सकता हूं, मैं यहाँ लिख सकता हूं कि ये जो विलयन है जो पानी में घोलने पे HCl को प्राप्त होता है वो अम्लीय विलयन होता है। इस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। कैसा विलयन होता है, अम्लीय विलयन। अच्छा, उस अम्लीय विलयन को ही हम कहते हैं, ध्यान से समझियो, उस अम्लीय विलयन को ही हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब HCl गैस को यदि आप पानी में घोल देते हो तो पानी में घोलने से एक अम्लीय विलयन प्राप्त होता है, इसलिए हम उस अम्लीय विलयन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। आपको पता होना चाहिए HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों में क्या अंतर है। हाइड्रोजन क्लोराइड तो बेटे गैस है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, उस गैस का जल में बना हुआ विलयन। इस चीज को समझना है सब बच्चों को। तो वो जब आपने HCl को पानी में घोल दिया तो हाइड्रोनियम आयन बने, ये बिल्कुल H पॉजिटिव आयन जैसे ही होते हैं। और आपको पता है जिस विलयन में H पॉजिटिव आयन हो या हाइड्रोनियम आयन हो, उस विलयन को बेटे हम अम्लीय विलयन कह सकते हैं। और HCl के पानी में बने अम्लीय विलयन को हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या कहते हैं बेटे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। पर एक बात बताऊं आपको, एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा कि इस रिएक्शन के लिए Ka का मान होता है बेटे 10 की घात 7। इस रिएक्शन के लिए Ka तो समझते हो वेग स्थिरांक किसका, एसिड का। तो अम्ल के वेग स्थिरांक का मान 10 की घात -7 है, जो बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा है, बहुत अधिक है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये एक प्रबल अम्ल है। क्या है, प्रबल अम्ल। ये चीज ध्यान रखनी है, पेपर में सवाल आ सकता है इसके बारे में, ध्यान रखोगे ना। हमने पढ़ा है जल में घुलनशीलता। जल में घुलनशीलता में आपने ऊपर तो लिखा ही था HCl गैस जल में घुलनशील होती है, पर जल में घुल के इसने क्या किया है उसे हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण में। ये HCl गैस है, पानी में घोल दिया, क्या बना, इसने अपना H पॉजिटिव आयन दिया और H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन बनाया, Cl नेगेटिव आयन बनाया। इस हाइड्रोनियम आयन से हमें पता चला कि विलयन जो बनेगा वो अम्लीय विलयन बनेगा, और इस अम्लीय विलयन को हम कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और फिर हमने देखा कि इस रिएक्शन के लिए Ka का मान 10 की घात 7 है, जो बहुत ज्यादा है। इसलिए हम कहेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक प्रबल अम्ल है। क्या है बेटे, प्रबल अम्ल। स्क्रीनशॉट लो, अच्छा जल्दी से आप ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। बेटे नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे, दूसरा रासायनिक गुण हम पढ़ेंगे अमोनिया से क्रिया, कि हमारा जो HCl है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, वो अमोनिया से किस तरह के क्रिया करता है। देखो ये तो लिखा मैंने अमोनिया, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। मान लो आपके पास अमोनिया है और अमोनिया का रिएक्शन आपने कराया है HCl के साथ। किसके साथ, HCl के साथ कराया है। तो क्या होता है, योगात्मक अभिक्रिया होती है, यानी दोनों जुड़ जाते हैं। देखो N1 है, ये लिख दिया N1, हाइड्रोजन 3 और 1 4, ये लिख दिया H4, 4 हो गए, और Cl है।
क्या बना बताओ? अमोनियम क्लोराइड। ये बना बेटे अमोनियम क्लोराइड, ये लिख दिया अमोनियम क्लोराइड। अच्छा एक बात बताऊं आपको, ये अमोनियम क्लोराइड जो है सफेद रंग का धुआं होता है, ध्यान रखना इस बात का। पेपर में सवाल पूछा जाता है, पेपर में सवाल ये पूछा जाता है कि जब अमोनिया की HCl से क्रिया कराई जाती है तो सफेद रंग का धुआं क्यों निकलता है? बता दोगे आप कहोगे कि जब अमोनिया की HCl से क्रिया कराते हैं तो NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड बनता है, जो सफेद रंग के धुएं के समान होता है, और ये रिएक्शन लिखनी है आपको। ठीक है बेटे, चलो तीसरा रासायनिक गुण देख रहे। तीसरे रासायनिक गुण में हम पढ़ेंगे अम्लराज। अम्लराज, या आप कह सकते हो एक्वारेजिया, इंग्लिश में कहते हैं एक्वारेजिया, मैंने हिंदी में भले ही लिख दिया हो यहाँ। तो अम्लराज या एक्वारेजिया का नाम आपने पहले भी सुना होगा और इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है पेपर में। तो मैं बताता हूं आपको कि अम्लराज का मतलब क्या होता है। आप बेटे 3 भाग तो ले लो HCl के, यानी कि आप HCl के तो 3 हिस्से ले लो, और बेटे 1 भाग ले लो आप HNO3 का, यानी नाइट्रिक अम्ल का। ध्यान से समझियो, 3 भाग तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और 1 भाग है नाइट्रिक अम्ल। इन दोनों को मिलाने से आपको जो मिश्रण प्राप्त होगा उस मिश्रण को आप कहोगे अम्लराज। क्या कहोगे? अम्लराज। मतलब ये अम्लराज की खासियत ये होती है कि ये अक्रिय धातुओं से भी क्रिया कर लेता है। अक्रिय धातु का मतलब ऐसी धातुएं जो किसी से भी क्रिया करने को तैयार नहीं है। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि अम्लराज किसे कहते हैं। अम्लराज किसे कहते हैं, यदि कोई आपसे पूछता है तो आपको जवाब देना है, क्या जवाब देना है कि 3 हिस्से तो होने चाहिए HCl के और 1 हिस्सा होना चाहिए HNO3 का। दोनों को आपस में मिलाने पर जो मिश्रण प्राप्त होता है उसे हम अम्लराज कहते हैं। अब कोई आपसे पूछ सकता है कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो आप लिखोगे कि सोना और प्लेटिनम जो धातुएं हैं इन्हें घोलने के लिए, तो मैं लिखूंगा घोलने के काम आता है, ये इसका उपयोग है। भाई सोना और प्लेटिनम ये दोनों अक्रिय धातुएं हैं और इन्हें घोलने के काम आता है। जैसे मान लो आपके पास सोना है और आप जब अम्लराज में उसे घोल दोगे तो अम्लराज, अम्ल है तो H पॉजिटिव आयन देगा और साथ में बेटे NO3 नेगेटिव आयन भी वहां से मिलेंगे क्योंकि उसमें HNO3 भी तो है, और बेटे Cl नेगेटिव आयन भी मिलेंगे क्योंकि वहां HCl भी तो है। तो इन सब के आपस में क्रिया करने से क्या होगा कि एक तो बनेगा AuCl4 नेगेटिव आयन। ठीक है बेटे, क्या बना? AuCl4 नेगेटिव आयन, और बेटे साथ में NO गैस बनेगी और जल के अणु बनेंगे। तो हमें पता है कि ये सोना जो धातु थी अलग थी, स्वतंत्र अवस्था में थी, पर जब आपने उसे अम्लराज में घोल दिया, अम्लराज में H पॉजिटिव आयन है क्योंकि वो एसिड है, NO3 इसके कारण है, Cl इसके कारण है, तो क्या होगा कि वो धातु क्या हो जाएगी? विलयन में घुल जाएगी। देखो घुल गई ना, एक आयन बन गया। तो घुलने से क्या होगा कि उस सोने को आप विलयन में प्राप्त कर सकते हो। इसी तरीके से मैं प्लेटिनम के बारे में भी बता सकता हूं कि जैसे प्लेटिनम है और प्लेटिनम में भी ऐसा ही रिएक्शन होगा, सिर्फ संतुलित करने का फर्क है। इसमें भी NO3 नेगेटिव आयन होंगे और बेटे इसमें भी Cl नेगेटिव आयन होंगे। तो यहाँ भी H पॉजिटिव है, नाइट्रेट आयन है, क्लोराइड आयन है। तो यहाँ क्या बनता है? यहाँ बनता है PtCl6-2। ठीक है बेटे, प्लेटिनम हेक्सा क्लोराइड आयन यहाँ बनता है और 4 बनते हैं NO और 8 बनते हैं जल के अणु। इस तरीके से आप इन रिएक्शंस को लिखकर याद कर सकते हो। ठीक है बेटे, आप लिखकर इन्हें याद कर सकते हो। तो चौथे नंबर पे आ गए हम रासायनिक गुण पे, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। अब हम
बात करेंगे कि जो दुर्बल अम्ल होते हैं ना, ये लिखा दुर्बल, दुर्बल अम्लों के, दुर्बल अम्लों के लवणों से क्रिया, कि जो दुर्बल अम्ल होते हैं उनके द्वारा बनने वाले जो लवण हैं उनसे कैसे क्रिया करती है HCl गैस या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे मैं आपको यूं कहूं कि मान लो हमारे पास ये HCl है, ध्यान से समझियो, ये क्या है HCl। HCl तो हम पढ़ ही रहे हैं और हम इसका रिएक्शन कराएंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ। देखो Na2CO3 लिखा है, ध्यान से देख लियो सब बच्चे, क्या लिखा है Na2CO3। आप यहाँ 2HCl भी लिख सकते हो और इसे Na2CO3 भी लिख सकते हो, पर मैंने दोनों HCl अणुओं को अलग अलग बनाया है और Na के दोनों परमाणुओं को या आयनों को अलग अलग बनाया है CO3 के साथ, जिससे आपके समझ में आ जाए रिएक्शन। और जैसे मैं रिएक्शन लिखता हूं एग्जाम में भी ऐसे ही लिख कर आनी है, जिससे कॉपी चेक करने वाले को पता चल जाए कि हाँ इस बच्चे को रिएक्शंस करनी आती हैं, इसने रट्टा नहीं मार रखा है। ठीक है बेटे। तो जब आप HCl का रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ कराते हो तो यहां से निकलते हैं दोनों Cl और यहां से निकलते हैं दोनों Na। तो बताओ क्या निकला, 2Na 2Cl, तो हम कहेंगे यहाँ बने हैं दो अणु NaCl के। ठीक है बेटे। अब देखियो ध्यान से, फिर बच्चे कहेंगे कि सर साथ में बना है H2CO3, बच्चे कहेंगे कि साथ में बना है H2CO3। पर बेटे मैं आपको एक बात बताता हूँ बहुत अच्छी, आज ध्यान से समझ लियो इस बात को। ये जो बेटे H2CO3 होता है ना, ये बेटे अस्थाई होता है। कैसा होता है? अस्थाई, जिसे आप कहते हो अनस्टेबल। और ये H2CO3 टूट जाता है दो हिस्सों में, H2O प्लस CO। बताओ कितना लिखूं? H2O, 3 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन तो यहाँ गया, तो यहाँ कितने बचे? 2 ही तो बचे। तो इस चीज का आपको पता होना चाहिए कि H2CO3 क्या होता है? अस्थाई होता है। और कभी भी आप यहाँ H2CO3, जैसे यहाँ आपको नजर आ रहा है H2CO3, यहाँ बेटे आप H2CO3 नहीं लिखोगे, यहाँ आप H2CO3 को तोड़कर ही लिखोगे। क्या लिखोगे H2CO3 को? H2O प्लस CO2। देखो H2O और अब क्या बचा यहाँ? CO2। इस तरीके से रिएक्शन लिखनी है आपको। तो पेपर में क्वेश्चन इस तरह आ जाता है कि जो HCl है वो दुर्बल अम्लों के लवणों से किस तरह क्रिया करता है, तो ये रिएक्शन आप दे सकते हो। या फिर वे कहेंगे क्या होता है जब HCl की क्रिया सोडियम कार्बोनेट से की जाती है। देखो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट ही तो है बेटे। अच्छा मुझे एक बात बताओ आप, मान लो हमारे पास HCl है, एक रिएक्शन तो ये देख लिया, दूसरा रिएक्शन बता रहा। मान लो HCl है और हमें रिएक्शन करना है सोडियम बाई कार्बोनेट के साथ। ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। देखो मैंने जब इस यूनिट को स्टार्ट किया था, तो इस यूनिट की प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे 7th यूनिट की, तो प्लेलिस्ट में सबसे पहला आपको जो वीडियो मिलेगा उसमें वीडियो नंबर 0 लिखा हुआ है। और उस वीडियो में आपको सिखाए गए थे अकार्बनिक यौगिकों का नाम कैसे लिखा जाता है। और वो वीडियो बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उस वीडियो को जरूर देख लेना चाहिए यदि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना चाहते हो, आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स को समझना चाहते हो। देखो यहां से तो निकलेगा एक Cl और यहां से निकलेगा एक Na। बताओ क्या निकला? ये NaCl, ये लिख दिया मैंने NaCl निकला, जैसे ऊपर निकला था। ऊपर हमने 2 HCl लिए थे, नीचे एक लिया। क्यों लिए थे? क्योंकि ऊपर जो हमारे पास लवण था उसमें 2 सोडियम आयन थे, तो 2 सोडियम आयन को रिएक्शन करने के लिए 2 क्लोराइड आयन चाहिए हैं, इसलिए हमने HCl के 2 अणु लिए। यहाँ मुझे NaHCO3 लवण में सोडियम बाई कार्बोनेट लवण में एकदम नजर आया कि इसमें तो एक ही सोडियम का परमाणु है। जब इसमें एक सोडियम का परमाणु है तो एक HCl से ही हमारा काम चल जाएगा, तो ये बना NaCl। अब देखो H2CO3, और आपको H2CO3 का पता है कि उसकी आदत कैसी है, वो कभी H2CO3 किस में टूट जाता है? H2O
प्लस CO2। बताओ बेटे, समझ में आ रही था ये बात आपके? ये इस तरीके से रिएक्शन होगी। और बेटे इस रिएक्शन को देखियो जरा ध्यान से। यदि मैं यूं कह दूं कि HCl का रिएक्शन कराना है, किसके साथ कराना है? हम इस बार रिएक्शन कराते हैं Na2SO3 के साथ, सोडियम सल्फाइड के साथ। किसके साथ? सोडियम सल्फाइड। तो भी आप रिएक्शन एकदम कर दोगे ना रिएक्शन? बताओ क्या बनेगा? दो तो बनेंगे NaCl, ये बन गए 2 NaCl प्लस। अब बताओ H2SO3 लिखोगे। भाई H2CO3 का भाई है H2SO3। ये भी अस्थाई है और ये भी कैसे टूट जाता है? H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस निकलती है बेटे? सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये भी अनस्टेबल है। तो यहां भी मैं लिखूंगा H2O प्लस गैस कौन सी निकलेगी? देखो SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। जैसे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकली है। तो इस तरह होता है दुर्बल अम्लों के लवणों से क्रिया। ठीक है बेटे, जल्दी से अच्छा स्क्रीनशॉट लो आप, फिर अगली बात सिखाऊंगा आपको। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, अब सीखेंगे हम HCl के उपयोग। ये लिख दिया मैंने उपयोग। चलो उपयोग के बारे में बात कर रहे हैं कि HCl के कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं दैनिक जीवन में। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि HCl का उपयोग बेटे Cl2 गैस बनाने में भी होता है। ठीक है, कोमा लगा दूं यहाँ। Cl2 बनाने में भी होता है। और बेटे अमोनियम क्लोराइड NH4Cl बनाने में भी होता है। और बेटे ये है ग्लूकोज C6H12O6, इन पदार्थों को बनाने में मैं लिख दूं आदि के निर्माण में। तो इन पदार्थों के निर्माण में हम प्रयोग करते हैं किसका? HCl का। एक तो ये हो गया इसका उपयोग, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है बेटे। अच्छा, एक इसका उपयोग आपको बहुत अजीब लगेगा। एक इसका उपयोग होता है बेटे, जो हमारा अस्थि कोयला होता है ना, अस्थि कोयला, या मैं लिखूं अस्थि कोयले के शुद्धिकरण में। तो यदि आपको अस्थि कोयले का शुद्धिकरण करना है तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। अब कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर अस्थि कोयले का क्या मतलब है? जो जानवरों की हड्डियों को जलाकर कोयला बनाया जाता है उसे कहते हैं अस्थि कोयला। और उसी के एक रूप को हम कहते हैं एनिमल चारकोल। क्या कहते हैं बेटे? एनिमल चारकोल भी कहते हैं। पढ़ाया था ना मैंने एनिमल चारकोल, जब अधिशोषण वाला चैप्टर पढ़ा रहा था मैं। उसे हिंदी में कहते हैं बेटे जांतव चारकोल या जंतु चारकोल। इसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। और तीसरा इसका उपयोग मैं लिखूंगा ऐसा जो आप कहीं भी लिख सकते हो, जिसे आप कहीं भी लिख सकते हो, और वो है बेटे प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में लिख दोगे ना, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ये आपको 3 उपयोग कम से कम याद रखने हैं HCl के। अब चलो अगले टॉपिक पे मूव कर रहे हैं हम। अब हम सीखेंगे बेटे जो हैलोजन होते हैं ना, हैलोजन तो पता है आपको, 17वें वर्ग के तत्व, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हैलोजन के ऑक्सो अम्लों के बारे में बात करेंगे। चलो थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन कर लें। कभी कभार इनमें से क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए इन्हें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इनका कर लें कि हैलोजन के ऑक्सो अम्ल कौन कौन से हैं, उनके अणुसूत्र क्या हैं और उनकी संयोजकताएं क्या हैं। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो हैलोजन्स हैं वे जो सबसे पहले ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं उनका नाम होता है बेटे हाइपो हेलस। ध्यान से समझिए जरा, हाइपोहेलस एसिड। ध्यान से समझियो, हाइपोहेलस एसिड।
और बेटे अणुसूत्र होता है इनका HOX। क्या होता है? HOX। और इनमें हैलोजन की संयोजकता, इनमें जो हैलोजन परमाणु है उस हैलोजन परमाणु की जो संयोजकता होती है वो होती है 1। ये लिख दिया मैंने, संयोजकता हैलोजन परमाणु की कितनी होगी? 1। आपको पता होना चाहिए कि जहां आप हेलो शब्द का प्रयोग करते हो तो हेलो शब्द प्रयोग किया जाता है हैलोजन के लिए। किसके लिए? हैलोजन। और संकेत होता है एक्स। जैसे आपको पता है कि ये क्या होगा? फ्लोरो, ये क्लोरो, ये ब्रोमो होगा, ये आयोडो होगा। तो इन चीजों का आपको बेटे पता होना चाहिए कि हेलो शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? हैलोजन के लिए। और हैलोजन का सामान्य संकेत क्या होता है? हैलोजन का सामान्य संकेत होता है एक्स। और जैसे हेलो मैं बोल रहा हूं सामान्य रूप से, तो एफ को आप फ्लोरो कहोगे, हेलो की जगह फ्लोरो, फ्लोरो ब्रोमो आयोडो। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो ऑक्सी एसिड्स या ऑक्सो अम्ल होते हैं हैलोजन के, उन्हें कहते हैं हाइपोहेलस एसिड। क्या कहते हैं बेटे? हाइपोहेलस एसिड। जैसे मैं आपको इसके एग्जांपल दूं, HOF, ध्यान से देखिए जरा। HOX है ना, मैं X की जगह FClBri इन्हीं तो प्रयोग करूंगा। HOF है, जैसे HOCl है, जैसे HO क्या बन जाएगा बताओ अब? Br है। और जैसे HOI है। अब देखो इसका नाम है हाइपोहेलस एसिड, ये हो जाएगा हाइपोफ्लोरस एसिड। हेलस की जगह क्या बोल लूंगा? फ्लोरस। ये हो जाएगा हाइपोक्लोरस एसिड, ये हो जाएगा हाइपोब्रोमस एसिड, ये हो जाएगा हाइपो आयोडस एसिड। तो हेलस की जगह आपको फ्लोरस, क्लोरस, ब्रोमस और आयोडस बोलना है। और इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन, इनकी संयोजकता सबकी कितनी है? 1 है। आप किसी में भी चेक कर सकते हो संयोजकता कितनी आएगी? 1। तो दूसरे तरह के जो ऑक्सी एसिड्स या ऑक्सो अम्ल होते हैं उनका नाम होता है बेटे हेलस एसिड। क्या नाम होता है? हेलस एसिड। और बेटे हेलस एसिड का फार्मूला होता है HOXO। क्या होता है? HOXO। और इसमें बेटे एक्स की संयोजकता होती है, भाई आपको पता है हैलोजन 1, 3, 5, 7, ये 4 तरह की संयोजकता दिखाते हैं। तो यहाँ संयोजकता दिखाते हैं ये कितनी? 3। और बेटे आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा कि ये जो हेलस एसिड है इसमें सिर्फ एक ही बनता है। कौन सा? क्लोरीन वाला। तो ये हेलस एसिड है, एक्स की वजह से हम हेलस बोल रहे हैं। तो यहाँ क्या बोल लेंगे? Cl की वजह से क्लोरस। क्या बोल लेंगे बेटे? क्लोरस एसिड। मैं लिख सकता हूं यहाँ, इसका नाम है क्लोरस एसिड। तो क्लोरस एसिड या हेलस एसिड केवल क्लोरीन का ही बनता है। ठीक है बेटे। चलो नंबर 3 पे आ जाओ आप। तीसरी तरह के जो ऑक्सी एसिड हमें पढ़ने हैं उनका नाम होता है हैलिक एसिड। क्या नाम होता है बेटे? हैलिक एसिड। और HOXO2 संयोजकता जितनी बढ़ती जाएगी तो हम अब से किस पे आगे? इक पे। हाइपोहेलस का मतलब, हेलस है तो संयोजकता कम है, और हाइपो का मतलब बहुत ही कम है। मैंने आपको सिखाया था हाइपो का मतलब होता है कम और हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। ये बात सिखाई थी मैंने आपको एक दिन। तो बेटे हैलिक एसिड का फार्मूला होता है HOXO2। और बेटे यहाँ जो हैलोजन परमाणु है उस हैलोजन परमाणु की संयोजकता होती है बेटे, कितनी होती है? 5। 1, 3, 5, अगली बारी में जो आएगा उसमें होगी 7। ठीक है। अच्छा इसके एग्जाम्पल देख लो। एक तो क्लोरीन वाला बनेगा, हम लिखेंगे HOClO2। देखो X की जगह Cl लिखा है, तो यदि इसका नाम हैलिक एसिड है तो इसे मैं कहूंगा क्लोरिक एसिड। हैलिक की जगह क्लोरिक बोल दूंगा क्योंकि क्लोरीन है। एक ब्रोमीन वाला बनेगा, यहाँ हम लिखेंगे HO, X की जगह क्या लिखूं? BrO2, ब्रोमिक एसिड। एक आयोडीन वाला बनेगा HOiO2, ये हो जाएगा आयोडिक एसिड। तो ये होते हैं 3 तरह के हैलिक एसिड। अच्छा एक और है, संयोजकता 7 भी तो दिखाते हैं ना हैलोजन, इसका नाम होता है पर हैलिक एसिड।
सामान्य नाम लिख रहा हूं बेटे, पर हैलिक एसिड। और इसका सूत्र होता है HOXO3, पर माने एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ गई। और आपको पता चल गया होगा कि यहाँ हैलोजन की संयोजकता कितनी होगी बेटे, बताओ। यहाँ हैलोजन की संयोजकता होगी 7। कितनी होगी? 7। और बेटे इसमें जो है आपको एक बात ध्यान रखनी है कि क्लोरीन का बनेगा ये प्रोडक्ट, ब्रोमीन का बनेगा और आयोडीन का। क्लोरीन का बनेगा तो HOX की जगह क्या लिखूं? ClO3। पर हैलिक एसिड, हैलिक है, पर हैलिक एसिड तो पर क्लोरिक एसिड। और यदि Br लिख दिया HOBrO3 पर ब्रोमिक एसिड। और बेटे HOIO3 पर आयोडिक एसिड। यहां संयोजकता कितनी होगी बेटे? 7 होगी। और मैं आपको एक अच्छी सी बात और बताऊं, हमें याद होना चाहिए 1 3 5 7 हैलोजन की संयोजकताएं। जितनी इनकी संयोजकताएं होंगी ना, उतनी ही इनकी ऑक्सीकरण संख्या होगी। बस ये बात है कि ऑक्सीकरण संख्या में माइनस या प्लस के निशान लग सकते हैं। बाकी तो सारे के सारे हैलोजन दिखाएंगे प्लस में ही। यानी कि यदि मैं फ्लोरीन को छोड़ दूं ना, तो फ्लोरीन को मैंने छिपा दिया, जैसे हाइपोहेलस एसिड है, हाइपोफ्लोरस एसिड यानी फ्लोरीन वाला छिपा दिया। फ्लोरीन का तो और कहीं ऑक्सी एसिड बनता ही नहीं है। मैंने आपको क्वेश्चन भी कराया था कि फ्लोरीन केवल एक ही तरह का ऑक्सी एसिड बनाता है, और वो होता है हाइपोफ्लोरस एसिड, HOF। ये बात सिखाई थी मैंने आपको। तो यदि मैं इसे फ्लोरीन वाले को छिपा दूं ना, तो जितनी इन सब की संयोजकता है जहां जहां, उतनी ही इन सब की ऑक्सीकरण संख्या होगी वहां वहां, और प्लस में होगी। पर आपको पता है कि फ्लोरीन हमेशा क्या दिखाता है? फ्लोरीन दिखाता है हमेशा -1 ऑक्सीकरण संख्या। और इसके पास रिक्त डी कक्षक उपलब्ध नहीं होते हैं, इसलिए यह अपने अष्टक का प्रसार नहीं कर सकता है। और जब अष्टक का प्रसार नहीं कर सकता है, तो संयोजकता भी एक से ज्यादा नहीं दिखा सकता है, पहली बात। और ऑक्सीकरण संख्या -1 के अलावा कुछ और नहीं दिखा सकता है, दूसरी बात। इसलिए भी फ्लोरीन केवल एक ही तरह का ऑक्सी एसिड बनाता है, और वो होता है हाइपोफ्लोरस एसिड, HOF। ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले ही आपको समझा रखा है पिछले क्लासेस में। ठीक है बेटे, पिछले लेक्चर्स में समझाया है। अच्छा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बात करेंगे हम। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, अब हमें पढ़ना है अंतरा हैलोजन यौगिक, या आप कह सकते हो इंटर हैलोजन कंपाउंड। तो अंतरा हैलोजन यौगिक या इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का क्या मतलब है, उसे समझते हैं। मान लो क्या हुआ कि ये जो हैलोजन यहाँ लिखे हुए हैं FeCl Bri, इन हैलोजन्स में से कोई से 2 हैलोजन, अलग अलग तत्वों के हैलोजन, जैसे मैं कह दूं कि आयोडीन है और आयोडीन के साथ फ्लोरीन के 7 परमाणु जुड़ गए हैं। तो ये जो है, इसमें पहला परमाणु भी हैलोजन है, और बेटे दूसरा परमाणु भी क्या है? हैलोजन है। जब 2 हैलोजन परमाणु या 2 से अधिक हैलोजन परमाणु, शर्त यह है कि वे दोनों हैलोजन परमाणु अलग अलग तत्वों के होने चाहिए। जैसे ये आयोडीन का है, ये फ्लोरीन का है। तो जब अलग अलग तत्व के हैलोजन परमाणु आपस में जुड़ते हैं ना, और किसी यौगिक का निर्माण करते हैं, तो ऐसे यौगिक को हम कहते हैं अंतरा हैलोजन यौगिक। तो हम लिख सकते हैं, यदि परिभाषा कोई हमारे से पूछ ले, हम लिख सकते हैं जब अलग अलग, या भिन्न भिन्न भी लिख सकते हो आप, जब अलग अलग हैलोजन परमाणु आपस में जुड़कर किसी यौगिक का निर्माण करते हैं, किसी यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उसे माने उस यौगिक को, उसे अंतरा हैलोजन
यौगिक कहते हैं, तो उसे कहते हैं बेटे अंतरा हैलोजन यौगिक। बताओ समझ में आई क्या बात? जैसे मैं आपको कह सकता हूं, कुछ एग्जांपल दे सकता हूं अंतरा हैलोजन यौगिक के। यहां लिख रहा मैं, जैसे ध्यान से समझना पड़ेगा सब बच्चों को। जैसे मैं आपको कह दूं एक्स एक्स, जरा ध्यान से देखियो, एक तो मैंने बड़ा एक्स लिखा, एक छोटा एक्स, ये भी हैलोजन है, ये भी हैलोजन है, पर ये किसी दूसरे तत्व का हैलोजन है, ये दूसरे तत्व का है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है आई और यहाँ लिखा है एफ, तो दोनों आयोडीन भी और फ्लोरीन भी दोनों हैं तो हैलोजन, पर अलग अलग तत्वों के हैं, एक आयोडीन और एक फ्लोरीन का परमाणु है। जैसे मैं लिख सकता हूं एक्स एक्स थ्री, और बेटे मैं लिख सकता हूं एक्स एक्स फाइव, और आपको पता है इस बार मैं लिखूंगा एक्स एक्स सेवन। तो कुछ बच्चों के दिमाग में एक बात आ रही होगी, एक बात यह आ रही होगी दिमाग में कि सर आपने फिर वे ही संख्याएं प्रयोग की हैं, 1 3 5 7, भाई यहाँ 1 ही तो है जब कुछ नहीं है, तो 1 3 5 7, तो यही संख्याएं प्रयोग की जाएंगी, क्योंकि संयोजकता जो हैलोजन है, ये बड़े वाला हैलोजन, इसे देखो यहाँ इसकी संयोजकता 1 है, यहाँ 3 है। आपको सिखा रखी है ना ये बात कि ये संयोजकता इसके ऊपर चढ़ जाएगी, इसकी संयोजकता है जो यहाँ लिखी हुई है, क्योंकि ये संयोजकता इसके ऊपर चढ़ेगी और इसकी संयोजकता इसके ऊपर चढ़ेगी। ये बात तो आपको सिखा रखी है मैंने बेटे। बस आपको एक चीज यहाँ ध्यान रखनी है कि यहाँ बेटे जो एक्स है ना, एक्स, भाई कहीं तो हमने बड़ा एक्स लिखा है, कहीं छोटा एक्स लिखा है। जो बड़ा एक्स है वो बेटे बड़ा हैलोजन है। बड़ा हैलोजन का मतलब वो परमाणु जिसका आकार बड़ा है। आपको पता है कि यदि आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी, और कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी तो आकार बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ेगी, आयतन बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। तो मैं यदि यूं कह दूं कि फ्लोरीन और आयोडीन, इन दोनों में से बड़ा हैलोजन कौन सा है, बड़े का मतलब कौन से हैलोजन का आकार बड़ा है, तो आप कहोगे कि सर आयोडीन का आकार बड़ा है। तो बस यही बात है बेटे। तो यहाँ बड़े एक्स का मतलब बड़ा हैलोजन है, यानी कि जो वर्ग में नीचे की तरफ है वो बड़ा है। और बेटे छोटे एक्स का मतलब तो पता चल गया होगा, इसका मतलब है छोटा परमाणु या छोटा हैलोजन। ये छोटा हैलोजन है। जैसे मैं आपको कहूं कि चलो तुलना कर रहे हैं हम इन दोनों की तुलना कर रहे हैं, इन दोनों की, तो कर लोगे। Cl और Br में से बड़ा हैलोजन कौन सा है? Br, क्योंकि वो नीचे रखा हुआ है। और छोटा हैलोजन परमाणु कौन सा है? Cl। बताओ ये चीजें समझ में आ रही है आपके? बेटे बिल्कुल समझ में आनी चाहिए आपको। अच्छा एक बात बताऊं, बहुत बढ़िया, चलो यहाँ नोट में लिख रहे हैं मुझे, ध्यान से समझिए जरा। देखो क्या बताऊंगा, x तथा x की परमाणु त्रिज्याएं जो है ना, या आकार कह दो आप, परमाणु त्रिज्याओं का अनुपात, ध्यान से समझिए सब बच्चे बेटे, परमाणु त्रिज्याओं का अनुपात बढ़ने के साथ बनने वाले अणु में क्या यौगिक लिख दूं मैं, यौगिक, बनने वाले यौगिक में परमाणुओं की संख्या भी बढ़ती है। परमाणुओं की संख्या भी बढ़ती है। मतलब ये बात ध्यान से समझो जरा, मैं क्या समझा रहा। मैं यूं कह रहा कि यदि F के साथ Cl जुड़ जाए तो इनके आकार में, त्रिज्या में ज्यादा अनुपात नहीं होगा, ज्यादा अंतर नहीं होगा। F के साथ Br जुड़ जाए तो थोड़ा ज्यादा अंतर होगा, और यदि F के साथ I जुड़ जाए तो ये तो सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा, तो अंतर अनुपात ज्यादा हो जाएगा ना, अंतर ज्यादा हो जाएगा त्रिज्या में या आकार में, अनुपात ज्यादा हो जाएगा त्रिज्या में। तो त्रिज्या में अनुपात जितना ज्यादा होगा, इसकी बड़े हैलोजन और छोटे हैलोजन की त्रिज्याओं में जितना ज्यादा अनुपात होगा, इनके साइज में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा,
वो जो अणु बनेगा या यौगिक बनेगा उसमें बेटे परमाणुओं की संख्या उतनी ही ज्यादा होगी। बस इस बात का ध्यान रखना है कि परमाणुओं की संख्या 8 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती है। देखो इसमें कितने परमाणु हैं, एक और एक दो। इसमें कितने हैं, बड़े हैलोजन का एक, छोटे हैलोजन के तीन, चार परमाणु हैं। इसमें कितने परमाणु हैं, इस अणु में 6 हैं, बड़े हैलोजन का एक, छोटे हैलोजन के 5। इसमें बेटे बड़े हैलोजन का एक और छोटे हैलोजन के 7, 8 परमाणु हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि और ज्यादा अंतर होगा तो 9 हो जाएगी संख्या परमाणुओं की, 8 ही रहेगी। एक तो ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात, चलो इसका एक एग्जांपल बता दूं आपको। यहाँ जैसे मैं यही लिख रहा, आप कॉपी में अपने सही तरीके से लिखियो, मैं यहाँ लिख रहा। जैसे मैं आपको कह दूं IF7, देखो I सबसे बड़ा परमाणु, F सबसे छोटा परमाणु, तो क्या बना यौगिक या अणु, क्या बना, आयोडीन हेप्टा फ्लोराइड। आयोडीन हेप्टा फ्लोराइड, हेप्टा तो 7 को कहते हैं, फ्लोराइड कहते हैं F को। तो आयोडीन हेप्टा फ्लोराइड में कितने परमाणु हैं, 8 परमाणु हैं। 8 परमाणु अधिकतम क्यों है ये, इसलिए अधिकतम है क्योंकि त्रिज्याओं में जो अनुपात है वो सबसे ज्यादा है, साइज में डिफरेंस सबसे ज्यादा है। ठीक है बेटे, चलो अच्छा अगली बात कर रहे हैं हम। यहां से हम देखेंगे कि इनका विरचन कैसे होता है। 2-3 रिएक्शंस हैं जो आपको ध्यान रखनी है अंतरा हेलोजन यौगिकों के विरचन के लिए। एक तो रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है Cl2 प्लस F2 इज इक्वल टू, आपने गर्म करा 437 केल्विन पर, और यहां बनेगा 2ClF। क्या बना, 2ClF। देखो पहले Cl, बड़ा परमाणु छोटा परमाणु, देखो बड़ा परमाणु और छोटा परमाणु, ज्यादा अंतर नहीं है दोनों के अनुपात में, त्रिज्या में, साइज में ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए यहाँ परमाणुओं की संख्या केवल 2 है। इसका नाम होगा क्लोरीन फ्लोराइड। क्या नाम होगा बेटे, क्लोरीन फ्लोराइड। अच्छा इस रिएक्शन को देखिए जरा, यदि Cl2 प्लस 3F2 कर दूं मैं और टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दूं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो अब बनता है ClF3। अब क्या बनता है, ClF3, और ये 2 अणु बनेंगे क्योंकि 2 Cl हैं, 3 दूनी 6, 2 तिया 6 फ्लोरीन है। तो ClF3 तब बनता है जब आपने ताप बढ़ा दिया है, टेम्परेचर बढ़ा दिया है। ये तो बराबर थे मोल, Cl का भी 1 मोल था, F का भी 1 मोल था। यहाँ क्लोरीन का 1 मोल है और फ्लोरीन के 3 मोल हैं, और टेम्परेचर ज्यादा है, इसलिए एक क्लोरीन के साथ 3 फ्लोरीन जुड़ गए हैं। ये बात ध्यान रखनी है। यदि आप नॉर्मल बात करोगे तो एक क्लोरीन के साथ एक फ्लोरीन ही जुड़ेगा। यहाँ परिस्थितियां बदल गई हैं, और परिस्थितियां बदलने पर हैलोजन से बनने वाले जो अंतरा हैलोजन यौगिक होते हैं उनमें परमाणुओं की संख्या या वो यौगिक किस तरह का होगा, इस चीज पर बहुत प्रभाव पड़ता है परिस्थितियां बदलने से। इस बात को दिमाग में घुसा लो, मैं जो बोल रहा हूं पेपर में पूछा जाता है, परिस्थितियां बदलने से अंतरा हैलोजन यौगिक अलग अलग तरह के बन सकते हैं। जैसे मैं आपको कहूं आयोडीन है, और आयोडीन का आपने Cl2 से रिएक्शन कराया है, तो यहां क्या होगा, ये बनेगा 2ICl। क्या बनेगा, 2ICl। इसी तरीके से आयोडीन का यदि आपने रिएक्शन कराया है 3Cl2 से, तो क्या बनेगा बेटे, 2ICl3। बस ये 2-3 रिएक्शन आपको याद रखनी है। अच्छा इसके गुणों के बारे में बात कर रही, चलो यहां से लिख दूं मैं गुण, ये हेडिंग लिख दी गुण। ध्यान से समझेंगे बेटे सब बच्चे। गुणों में जो है सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि ये जो अंतरा हैलोजन यौगिक होते हैं ये बेटे सह संयोजक होते हैं। कैसे होते हैं, सह संयोजक। मैं लिख सकता हूं सह संयोजक होते हैं। अंतरा हैलोजन यौगिक होते हैं बेटे सारे सह संयोजक, पहली बात। दूसरी बात आपको बता दूं कि ये सारे होते हैं प्रतिचुंबकीय। कैसे होते हैं बेटे, प्रतिचुंबकीय होते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो प्रतिचुंबकीय का क्या मतलब होता है? कुछ बच्चे तो बता देंगे, कुछ बच्चे बताएंगे कि सर जिन यौगिकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन
जोड़ों में होते हैं, युग्मित होते हैं, तो उन्हें कहते हैं हम प्रतिचुंबकीय। क्या कहते हैं बेटे? प्रतिचुंबकीय कहते हैं। नंबर 3, तीसरी बात, ClF के अतिरिक्त, ClF तो समझ रहे हैं आप, ClF के अतिरिक्त का मतलब क्लोरीन फ्लोराइड को छोड़कर शेष सभी वाष्पशील ठोस होंगे, वाष्पशील ठोस या द्रव होते हैं। बताओ याद रखोगे क्या? द्रव होते हैं क्या? होते हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है, ही लिख सकते हो, वो भी ठीक है। क्लोरीन फ्लोराइड को छोड़ के बाकी जितने भी बनेंगे, XYZ जितने भी बनेंगे, वे सब क्या होंगे? वाष्पशील ठोस होंगे और या फिर होंगे वाष्पशील द्रव। अब कहोगे कि जी ClF क्या है? फिर मैं बताता हूं बेटे, ClF है गैस। क्या है? गैसीय अवस्था में पाया जाता है। और चौथे नंबर पे जो गुण है वो मैं यहाँ बता रहा, आपको ध्यान से समझिए जरा। चौथे नंबर पे मैं बताऊंगा जल अपघटन। क्या बताऊंगा बेटे? जल अपघटन। कि ये जो हमारे अंतरा हैलोजन यौगिक हैं, उनका जल अपघटन किस तरीके से होता है। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मान लो ये कोई यौगिक है अंतरा हैलोजन, और इसे आपने पानी में घोल दिया है, तो पानी में घोलने से ये चीज बनेगी। देखो, जो बड़े वाला हैलोजन है वो तो रिएक्शन करेगा किसके साथ? OH के साथ। और जो छोटे वाला हैलोजन है वो रिएक्शन करेगा किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो ये दो तरह के यौगिक यहाँ बनते हैं। ठीक है बेटे, चलो यही हम इसके उपयोग भी कर लें। उपयोग में यही लिख दूं, चलो उपयोग। दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोगी हैं हमारे लिए अंतरा हैलोजन यौगिक। तो बेटे उपयोग में नंबर 1 तो आप लिख लोगे विलायक के रूप में। और एक बात बताऊं आपको, यदि आप कहते हो कि हमें कोई ऐसा विलायक लेना है जिसमें जल नहीं है, जिसे आप कहते हो जल रहित विलायक, ठीक है, तो जल रहित विलायक का काम करते हैं ये अंतरा हैलोजन यौगिक। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, फ्लोरीनी कारक। फ्लोरीनी कारक के रूप में मान लो किसी यौगिक में आपको फ्लोरीन जोड़ना है। क्या जोड़ना है? फ्लोरीन। तो भी आप अंतरा हैलोजन यौगिकों का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, एक बहुत बढ़िया बात बताऊंगा आपको, चलो। UF6 के उत्पादन में यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड के उत्पादन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब आपको एक बात बताऊं, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड कोई अंतरा हैलोजन यौगिक नहीं है, ध्यान से समझ लियो इस बात को। भाई इसमें पहला तो कोई हैलोजन थोड़ा ही है, ये तो यूरेनियम है। और यूरेनियम तो आपको पता है कि हैलोजन नहीं है यूरेनियम, ये है फ्लोरीन, ये हैलोजन है। अब UF6 का यदि हमें उत्पादन करना है, प्रोडक्शन करना है, तो भी हम अंतरा हैलोजन यौगिकों का ही प्रयोग करते हैं। अब कुछ बच्चे यहाँ सोच रहे होंगे कि सर क्यों पड़ेगी इसकी जरूरत हमें UF6 बनाने की। इसकी जरूरत पता क्यों पड़ती है? इसकी जरूरत पड़ती है बेटे यूरेनियम के संवर्धन में। मतलब आपको यूरेनियम के बारे में तो पता है, यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, सब बच्चों को पता है यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। और बेटे आपको इस बात का भी पता है कि जब रेडियो एक्टिव पदार्थ है यूरेनियम, तो उसके अंदर से बेटे अल्फा, बीटा, गामा, ये सारी किरणें, या फिर यूं कह दो कि रेडियो एक्टिव किरणें लगातार निकलती रहती हैं। और जब यूरेनियम के अंदर से रेडियो एक्टिव किरणें बेटे लगातार निकलती रहती हैं, तो यूरेनियम का विघटन होता रहता है। यानी यूरेनियम क्या होता है? बेरियम और क्रिप्टन में टूटता रहता है। इसका होता है नाभिकीय विखंडन या विघटन, इसका होता रहता है, क्योंकि ये एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। तो ये तो अपने रूप में बना ही नहीं रह सकता है। यूरेनियम क्या, जितने भी रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं वे अपने रूप में रह ही नहीं सकते हैं कभी भी। तो इसे स्थायी करने के लिए, इसे संभाल के रखने के लिए, जिससे इसका विघटन ना हो, इसके द्रव्यमान की हानि ना हो, इसलिए हम इसे
स्वतंत्र रूप में ना रखने की बजाय UF6 के रूप में रखते हैं। किस रूप में रखते हैं बेटे? UF6 के रूप में। ठीक है, जैसे ये यूरेनियम है और इसे हमें बचाना है यूरेनियम को, तो हम क्या करेंगे, इसका रिएक्शन कराएंगे ClF3 से। किससे रिएक्शन कराएंगे? ClF3 से इसका रिएक्शन कराएंगे। और ऐसा करने से क्या होगा, हमारे पास बनेगा बेटे UF6। क्या बनेगा? UF6। देखो U तो है और ये कितना है? 3 तिया 9, 9 में से 6 F गए यहाँ। अब कितने F बचे हमारे पास? हमारे पास बचे 3 F। ठीक है, 3 तो F बच गए और 3 ही Cl बच गए, तो हमारे पास बनेगा 3 ClF। ये बनेगा साइड प्रोडक्ट क्लोरोफ्लोराइड। तो इस तरीके से हम बनाते हैं UF6। इसका हम करते हैं उत्पादन, जिससे हम यूरेनियम का संवर्धन कर सकें। ठीक है बेटे, अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बात करेंगे हम। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, देखो बेटे हमारी बुक में एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड हैं। एक तो उदाहरण नंबर 18, HCl सूक्ष्म चूर्णित लोहे से अभिक्रिया करने पर फेरस क्लोराइड बनाता है, न कि फेरिक क्लोराइड। क्यों? मतलब FeCl2 ही बनता है, FeCl3 क्यों नहीं बनता है? इसका कारण पता क्या है बेटे? इसका कारण है क्योंकि लोहा HCl से क्रिया करके H2 बनाता है। यदि हमें H2 बनानी है तो H2 बनाने के लिए हमें कितने HCl लेने पड़ेंगे? 2 HCl, और 2 HCl में से 2 H निकल के बन जाएगा H2, और कितने Cl बच जाएंगे? 2। ये 2 Cl ही Fe के साथ रिएक्शन करके बनाएंगे FeCl2। FeCl2 को हम कहते हैं फेरस क्लोराइड और FeCl3 को कहते हैं फेरिक क्लोराइड। इस यूनिट के सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि अस का प्रयोग तब होता है जब संयोजकता होती है कम, और इक का प्रयोग तब होता है जब संयोजकता होती है ज्यादा। ठीक है बेटे, तो हाइड्रोजन बनने के कारण बना है फेरस क्लोराइड। उसके बाद उदाहरण नंबर 19 देखो, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन सिद्धांत के आधार पर BrF3 ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड की आकृति की व्याख्या कीजिए। तो बेटे ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड ऐसा है, ध्यान से देख लो जरा। ये ब्रोमीन है, इसके पास एक लॉन पेयर, दूसरा लॉन पेयर और एक बॉन्ड पेयर। फ्लोरीन जो है वो बॉन्ड बना रहा, तो एक बॉन्ड में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, उन्हें हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। और जो खाली जोड़ा पड़ा होता है इलेक्ट्रॉनों का, जिसे आप कहते हो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, उसे कहते हैं लॉन पेयर। ये लॉन पेयर है, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर लॉन पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर लॉन पेयर। पता होना चाहिए, लॉन पेयर माने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और बॉन्ड पेयर माने बंध युग्म। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रोमीन है, इसके पास ये निरक्षीय स्थितियों में 2 तो लॉन पेयर हैं, एक है बॉन्ड पेयर। ये तीनों स्थितियां बिल्कुल बोर्ड पे चिपकी हुई हैं, ये वाला भी, ये वाले भी और ये इलेक्ट्रॉन भी, ये बोर्ड पे चिपके हुए हैं। अब बात आती है, सर ये जो ऊपर वाला बॉन्ड है इसका क्या हालत है? इसकी हालत है बेटे, ये ऊपर है इस तरीके से निकला हुआ बाहर की तरफ को यूं, और ये वाला बॉन्ड बोर्ड के अंदर की तरफ पड़ली तरफ है। पर आपको एक बात बताऊं, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी यहाँ, कि ये जो बॉन्ड हमने यहाँ बनाया है ऊपर, ये वाला बॉन्ड, ये यहाँ तो है, पर यहाँ होने के साथ साथ थोड़ा सा इधर को झुका हुआ है। किसकी तरफ? इस बॉन्ड पेयर की तरफ, फ्लोरीन वाली। ये वाला बॉन्ड वास्तविकता में इस तरीके से है और इधर को झुका हुआ है। क्यों झुका हुआ है इधर को? क्योंकि आपको पता है लॉन पेयर का प्रतिकर्षण बहुत ज्यादा होता है। ये दोनों लॉन पेयर इस वाले बॉन्ड को, यानी जो यहाँ है, इसके ऊपर प्रतिकर्षण लगा रहे हैं बॉन्ड पेयर पे, जिसकी वजह से थोड़ा सा इधर को झुका होगा। और ये वाला जो बॉन्ड है जो बोर्ड के पल्ली तरफ होगा, वो भी थोड़ा सा किसकी तरफ झुका होगा? इस फ्लोरीन वाले बॉन्ड पेयर की तरफ झुका होगा। इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा इन दोनों को फ्लोरीन वाले बॉन्ड पेयर की तरफ झुका दिया है। भाई प्रतिकर्षण तो यहाँ से भी लग रहा है, यहाँ से भी लग रहा, पर जरा लॉन पेयर का प्रतिकर्षण ज्यादा होता है बेटे बॉन्ड पेयर के मुकाबले। तो ये एक द्विपिरामिड बना, त्रिसमन्वताक्ष द्विपिरामिड। 2 पिरामिड बने ना, एक तो बॉन्ड यदि यहाँ खड़ा कर दोगे तो एक पिरामिड तो ऊपर की तरफ और एक पिरामिड परली तरफ है। 2 पिरामिड हैं बेटे इसमें। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या लिखना है उत्तर में,
कि ब्रोमीन के पास 2 तो लॉन पेयर हैं, 3 बॉन्ड पेयर हैं। देखो ब्रोमीन के पास 2 तो लॉन पेयर हैं और 3 क्या हैं, बॉन्ड पेयर। एक तो ये बात लिखनी है। आकृति कैसी है, त्रिसमनताक्ष द्विपिरामिड, यानी कि त्रिसमनताक्ष का मतलब है कि ये जो कोण होंगे इनके अल्फा बीटा गामा में तीनों झुके हुए होंगे बराबर, क्योंकि ये दोनों इसकी तरफ झुके हुए हैं जो अक्षीय स्थितियां आएंगी। और द्विपिरामिड तो है ही भाई, ये प्लेन है, ये प्लेन ट्राइंगल बन रहा, देखो त्रिकोणीय आकार बन रहा नहीं है। इसके ऊपर एक पिरामिड तो ऊपर है, क्योंकि ये वाला बॉन्ड तो ऊपर की तरफ निकलता हुआ, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे की तरफ, तो ये हुआ त्रिसमनताक्ष द्विपिरामिड, ये इसकी आकृति है। और निरक्षीय स्थिति में इसे कहते हैं निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति में क्या है, 2 लॉन पेयर हैं, एक बॉन्ड पेयर। देखो 2 लॉन पेयर हैं, एक बॉन्ड पेयर है। और बेटे अक्षीय स्थिति पर कौन है, अक्षीय स्थिति पे एक तो ये और एक तो ये, यानी 2 बॉन्ड पेयर। ये व्यवस्था क्यों हुई सारी, ये व्यवस्था प्रतिकर्षण को कम व स्थायित्व को अधिक करने के लिए होती है। और बेटे 2 फ्लोरीन के बॉन्ड पेयर, एक तो ये वाला और एक ये वाला, तीसरे फ्लोरीन की ओर झुके होते हैं। ये दोनों झुके हुए हैं इसकी तरफ, क्योंकि इधर से लोन पेयर का प्रतिकर्षण ज्यादा है इनके ऊपर बहुत। ठीक है बेटे, अब पाठ्य निहित का 31वां देख लो, 31। I2 से ICl अधिक क्रियाशील क्यों है। देखो I2 में तो बॉन्ड बन रहा है I और I के बीच, और यहाँ I और Cl के बीच। जब एक ही तत्व के हैलोजन परमाणुओं के बीच कोई बॉन्ड बनता है, मान लो आपके पास F और F के बीच बॉन्ड बन रहा, Cl और Cl के बीच बॉन्ड बन रहा, Br और Br के बीच, जब एक ही प्रकार के हैलोजन परमाणुओं के बीच बॉन्ड बनता है ना, तो वो बॉन्ड बेटे ज्यादा मजबूत होता है। और जो बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा वो मुश्किल से टूटेगा, तो क्रियाशीलता तो उसकी कम हो ही जाएगी फिर। तो हमें पता है कि यहाँ तो बॉन्ड मजबूत होगा, यहाँ कमजोर होगा। हमने उत्तर में लिखा है समान हैलोजनों के बीच बनने वाला बंध अधिक मजबूत व कम क्रियाशील होता है। ये बॉन्ड इसका ज्यादा मजबूत है I और I के बीच। जब ज्यादा मजबूत है तो कम क्रियाशील तो होगा ही, टूटने का ही नहीं है, जैसे I बॉन्ड I। परंतु अलग अलग हैलोजन्स के बीच बनने वाला बंध कमजोर व अधिक क्रियाशील होता है, जैसे ICl। तो ICl में जो बॉन्ड बन रहा वो आयोडीन और क्लोरीन 2 अलग अलग हैलोजन्स के बीच बन रहा, इसलिए बॉन्ड कमजोर है, और कमजोर है तो जल्दी टूटेगा, और जल्दी टूटेगा तो क्रियाशीलता तो बेटे इसकी ज्यादा होगी ही फिर। ठीक है, अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपके समझ में आया होगा कि हमने किस तरीके से रिएक्शंस को और गुणों को डिस्कस किया है। बेटे मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आपको प्ले लिस्ट के अनुसार ही पढ़ना चाहिए, किसी भी यूनिट को, किसी भी चैप्टर को, किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं चाहिए। एक सही क्रम में पढ़ोगे तो आपको सब्जेक्ट में मजा आने लग जाएगा, और केमिस्ट्री में आपका कमांड बहुत मजबूत हो जाएगा। ठीक है बेटे, और पढ़ाई निरंतर करते रहो, मेहनत करते रहो। 25 साल तक आप पढ़ाई में जितनी मेहनत करोगे आपका भविष्य उतना ही अच्छा होगा। और यदि आप मेहनत नहीं करोगे इन 25 सालों में, तो फिर 25 साल के बाद बेटे मरते दम तक आप बहुत ज्यादा मेहनत करोगे, इस बात की गारंटी है, लिख के रख लो। जिंदगी में मेहनत तो करनी ही करनी पड़ेगी, या तो आप पहले 25 साल में कर लो, नहीं तो बाद की सारी उम्र में आप मेहनत करोगे। ठीक है, तो आपको इन चीजों का बेटे ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच for watching this video. Okay, bye.